हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग ठीक हो? तो 10 का डोज जो चल रहा है, ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं? मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं? कहने का मतलब है कि कुछ भी करने से पहले उसका लक्ष्य जो निर्धारित है, तो जो लक्ष्य हम लोग प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या 10 के डोज से हम सफल हो सकते हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा। देखिए, 10 का डोज जो है वो सच में आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में एक अहम योगदान निभाएगा। ये वास्तविकता है और आपको ये तब समझ में आएगा जब आपका कोई पेपर होगा। जब आप कोई पेपर में बैठोगे और उसके बाद जब आप देखोगे कि आप क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हो, सारे क्वेश्चंस लगाते जा रहे हो, मतलब क्वेश्चंस आपका रुक ही नहीं रहा। वो नया क्वेश्चन हो या पुराना प्रश्न हो, वो प्रश्न तुरंत का तुरंत सॉल्व होता चला जा रहा है। तो ये जो इसका कमाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेपर में ही दिखाई देगा, क्योंकि 10 का डोज एक अहम भूमिका आपके पेपर में 100% निभाने वाला है। ये चीज़ें हम कितना भी आपको समझाएं, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये आपको तभी समझ में आएगा कि 10 का डोज हमारे लाइफ का, हमारे पार्ट का एक अहम हिस्सा ऐसा बन जाएगा कि जो आधी, मतलब ये कह सकते हैं मैथ की 70% 70% तक की जो समस्याएं हैं वो 10 के डोज से समाप्त हो जाएंगी। कारण ये कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो सिर्फ चैप्टर वाइज पढ़ते हो, कभी आप मिसलीनियस क्वेश्चंस को नहीं लगाते हो। लेकिन जब हम 10 के डोज की बात करते हैं तो इसमें मिसलीनियस क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वे क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो पेपर में पूछे गए हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पे हम लोग 2022 के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी पेपर के हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए। जब हम उस तरह के प्रश्न नहीं लगा पाते तो मेरे मन में ऐसा आता है, यार हमने क्या पढ़ाई की है। सच में अगर वो प्रश्न मेरे सामने आया और 2022 के पेपर में आया और हमसे नहीं लग रहा, तो एक बार सोचने की आवश्यकता है कि हमारी पढ़ाई में कहीं पे कमी रह गई है। तो पढ़ाई में कमी रह गई तो पढ़ाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई में सुधार करने की ज़रूरत है कि हमारी कमियों को कैसे दूर किया जाए। क्या किसी चीज़ में कमी हो जाती तो जैसे ये उंगली खराब हो गई तो इसको काट कर फेंकवा दोगे क्या? इस उंगली का आप इलाज कराओगे, उसके बाद फिर आप कोशिश करोगे कि ये उंगली ठीक हो जाए। ये तो है नहीं, ये तो आखिरी उपाय है कि जब कुछ नहीं होगा तब तो घास छीलना ही छीलना है। लेकिन जब तक घास छीलने से हम बच सकते हैं, शायद हमारी किस्मत बदल जाए, शायद हम एक अच्छे लाइफ में जो हम चाह रहे हैं वो हमारी पूरा हो जाए। वो तभी पूरा होगा जब आप मेहनत करोगे। समझ गए मेरी बात को? तो खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। खाओ पियो मौज करो, घूमा करो हिसाब से। जिंदगी में अगर कुछ करना है, जिंदगी में अपनी अगर कुछ करना है तो प्यार करो किताब से, तो प्यार करो किताब से। मतलब अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो आपको प्यार किताब और पढ़ाई से ही करना होगा, इसके अलावा किसी और से नहीं करना है। इसके अलावा करने के लिए फिर जब नौकरी मिल जाएगी तो आपको प्यार करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, आपको भी प्यार करेंगे, आप उनको भी प्यार करना। लेकिन जब तक जॉब नहीं मिलती, ना आप किसी से प्यार करो ना आपसे कोई करे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के 10 के डोज के ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ खतरनाक प्रश्नों को जो 2022 के पेपर में ये देखिए, पहला प्रश्न है जो पूछे गए हैं और पहला प्रश्न MTS 2022। हम लोग सोचेंगे कि क्या MTS इस लेवल के क्वेश्चन को भी डालता है क्या पेपर में? बिल्कुल। अब आप देखिएगा MTS ने जो प्रश्न डाला है वो कहाँ का है।
एक एक प्रश्न को बाखूबी समझते चलेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को भी समझना है, ठीक। तो कह रहा अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए, फिर उसने इसे भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% की हानि पर चंदन को बेचा। चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 रुपये में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था? मतलब अरुण ने कितने रुपए में खरीदा है, आपको इसका मूल्य बताना है। कह रहा अरुण ने एक कंप्यूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। भैया अरुण जाता है और एक कंप्यूटर खरीदता है। हमने कहा कि अरुण ने कंप्यूटर x रुपए में खरीदा। अरुण के खरीदने का मूल्य नहीं दिया गया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था ये पूछा गया। हमने कहा अरुण ने कंप्यूटर x रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? x रुपए में खरीदा था। हमने अरुण के खरीदे गए मूल्य को x रुपए मान लिया। सबको दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर क्या कह रहा है? और इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किया। अरुण इस कंप्यूटर को खरीद के लेके आया और इसकी मरम्मत कराया। मरम्मत कराने में 110 रुपये खर्च कर दिया। जब ये कंप्यूटर सही हो गया, पहले तो बिगड़ा हुआ कंप्यूटर खरीद के लेके आया, फिर उसको सही करा दिया। सही कराने में 110 रुपये खर्च कर दिए। फिर इसके बाद अरुण ने क्या किया? इस कंप्यूटर को 20% के लाभ पर भोला को बेचा। मतलब इस कंप्यूटर को अरुण ने बेचा किसको? भोला को। कितने परसेंट लाभ पर? 20% के लाभ पर बेच दिया। फिर भोला ने इसे 10% की हानि पर बेचा चंदन को। भोला ने क्या किया? इसको बेच दिया किसको? चंदन को। कितने पे? 10% की हानि पर। फिर चंदन ने क्या किया? अंततः इसे 10% के लाभ पर चंदन ने किसी अन्य व्यक्ति को बेचा 10% के लाभ पर। कितने रुपए में? 1188 रुपए में बेच दिया। यही तो कहा। ये पूरी इक्वेशन हमने बना ली। अब समझिएगा कितना आसान हो गया। अरुण ने x प्लस 110 रुपये में इस कंप्यूटर को खरीदा। अरुण x रुपये में इस कंप्यूटर को खरीद के लेके आया, फिर 110 रुपये इसके बनाने में खर्च कर दिया। और जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ते हैं, जब भी लॉस होता तो 100 में घटाते हैं। फिर अरुण ने 20% के लाभ पर भोला को बेचा तो 120/100। भोला ने 10% की हानि पर चंदन को बेचा तो 90/100। चंदन ने 10% के लाभ पर किसी व्यक्ति को बेच दिया तो 110/100। और कितने रुपए में बेच दिया? 1188 रुपये में बेच दिया। ये पूरा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गया। ये 11 एकन्नम 11, 0 लगाओगे 11 अट्ठे 88। ये 12 9 108 और ये 9 एकन्नम 9 कट गया। ये x प्लस 110 लिखा है और इसका गुणा कर दीजिए। 100 और 10 का गुणा करेंगे तो बराबर में 1000। 100 और 10 का गुणा 1000 बराबर में चला जाएगा। ये 110 उधर माइनस में जाएगा तो हो जाएगा 890। तो x का मूल्य कितना आ गया? 890 रुपया। अरुण ने कंप्यूटर कितने रुपए में खरीदा था? x रुपए में। तो x का मूल्य कितना आ गया? 890 रुपये। मीन्स अरुण ने ये कंप्यूटर 890 रुपये में खरीदा था। बताओ, कोई डाउट है? बताइए भैया, कोई डाउट कहीं पर? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे प्रश्नों की इस तरह की एक इक्वेशन बना के आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न कहेंगे कि MTS के पेपर में इस लेवल का प्रश्न पूछा गया, इसलिए इसको शानदार में तो गिना जाएगा। अगर CGL में पूछा गया होता तो मैं इसको शानदार प्रश्न में नहीं गिनता, बट अगर MTS में पूछा गया तो इसको शानदार प्रश्न में गिना जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया जाता है। आइए, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? हमें 2 वर्षों के लिए क्या बताना है? CI बताना है। 2 वर्ष का ब्याज बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। समझिएगा। और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 24,000 रुपया है। हमारे पास 24,000 रुपये है
और इस पे हमें 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। और वो कितने वर्ष के लिए मिलता है? 2 वर्ष के लिए। जो ब्याज मिलता है वो 2 वर्षों के लिए मिलता है। मीन्स पहले वर्ष 10% और दूसरे वर्ष 10%। अगर हम इसकी साधारण ब्याज की बात करते तो साधारण ब्याज टोटल 20% मिलता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में प्रतिशत परिवर्तन लगता है 10 + 10, 10 × 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ब्याज मिलेगा 21%। मतलब अगर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21% होगा। ये प्रतिशत परिवर्तन से लगा दिया। मतलब यहाँ से लग सकते हैं तो नेट CI इसको कह सकते हैं। जब भी 2 वर्ष का नेट CI लगाना हो तो लगाना x + y + xy/100। यहाँ से आप नेट CI निकाल लेना 2 वर्ष का। जब भी 2 वर्ष का नेट CI निकालना हो तब आप लगाइएगा x + y + xy/100। पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 10%। पहले वाले को x मान लेना, दूसरे वाले को y मान लेना, तो नेट CI कितना आ गया? 21%। मीन्स ब्याज कितना लगेगा? 21% ब्याज लगेगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होता है, नेट पे काम करता है, उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? नेट CI लगाते हैं। और नेट CI 2 वर्ष का निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ब्याज कितना मिलेगा? 21%। आपके पास 24,000 रुपये हैं, इस पे 21% आपको ब्याज मिलना है। परसेंट का चिन्ह हटाओगे नीचे 100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो पीछे, 24 एक नम 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, 24 दूना 48 और 2 50। मीन्स टोटल ब्याज कितने रुपए मिलेगा? 5,040 रुपये। ये 3 गलत लिखा हुआ यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा आपका 5,040 रुपये। बताइए कोई परेशानी? बिल्कुल, कितना सॉल्ट मेथड। अब देखिए अगर जिन बच्चों को ये नेट CI याद होता है तो जब भी, अब बात समझिएगा, इसको रख कर दूँ, नोट करना है। अब देखिएगा जैसे कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, तो इस प्रश्न को और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बताते हैं कैसे। क्योंकि कुछ बच्चे इतने समझदार होते हैं कि 10% और 10% की नेट CI उनको याद होती है 21%। वो सीधे 24,000 रुपये पर 21% निकाल के आंसर लगा देते, समय वेस्ट नहीं करते। तो जितने लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज में प्रॉब्लम है, नेट CI में प्रॉब्लम है, वो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास अपलोड है, उसको जल्दी से पढ़ लेंगे और ये 100% आपको लाइफ में दोबारा परेशान नहीं करेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से पढ़ लेंगे और ये चीजें समस्या नहीं करेंगी। जितने बच्चे पढ़े हुए हैं उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेट CI क्या होता है। तो हमेशा नेट CI पे वर्क करना है। और इस क्वेश्चन का नेट CI आया था 21%। तो 24,000 का 21% निकाल दिया, ब्याज निकल आएगा 5,040 रुपये। आगे बढ़ा जाए, बताते चलिएगा, कहीं पर कोई डाउट होगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। अब समझिएगा, एक शंकु की ऊंचाई h है और एक त्रिज्या r है। हमने कहा इस समय शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। इसको 2 गुना कर दिया जाए तो ये 2 हो जाएगा, इसको 2 गुना कर दिया जाए तो ये 2 हो जाएगा। यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन अपने पिछले आयतन का कितने गुना हो जाएगा? ठीक है, तो शंकु का पुराना आयतन निकाल लो। पुराना आयतन, अगर आयतन निकालना है तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 πr²h, यही होता है ना? ठीक है, अब समझिएगा, यहाँ पे नीचे 3 है तो हम इस h को 3 मान लेते हैं। हम कह देते हैं इसकी ऊंचाई 3 है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये पुरानी वाली ऊंचाई है और त्रिज्या है, और ये नई वाली ऊंचाई और त्रिज्या है। उसने कहा यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए। हमने कहा कि पहले उसकी ऊंचाई 3 थी, अब 2 गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। पहले उसकी त्रिज्या 1 थी और 2 गुना कर दिया तो अब कितनी हो गई? 2। तो पुराना आयतन पहले निकाल लो, 1/3 पाई दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि जब नया आयतन निकालोगे
जब नया आयतन निकालोगे तो इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वाला ही फॉर्मूला लगाओगे। आयतन की बात करा तो ये पाई दोनों में कॉमन होगा, इसको काट देना, ठीक है। अब 1/3 आर स्क्वायर, आर की जगह पे 1 गुणे 1 और ऊंचाई कितनी है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो इसका आयतन कितना आ गया 1। यहाँ पे आइएगा 1/3, अब त्रिज्या कितनी हो गई 2, तो 2 गुणे 2 और गुणे में 6, तो ये कटेगा 3 दूनी 6, 2 दूना 4 दूना 8, तो पुराना आयतन कितना था 1, नया आयतन कितना आया 8, तो कितना गुना हो गया 8 गुना हो गया। MTS 2022 के पेपर में प्रश्न आया, बढ़िया प्रश्न था। बताइए कोई परेशानी? देखिए हमने कुछ किया नहीं, बस वो जैसा कहा हमने उसकी एक वैसी वैल्यू मान ली। बस उसने कहा कि ऊंचाई को 3 गुना कर दिया जाए, तो हमने कहा कि पुरानी ऊंचाई हमारी 3 है और उसको जब 2 गुना कर देंगे तो नई ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6। उसने कहा त्रिज्या को भी 2 गुना कर दिया जाए, तो हमने कहा हमारी पुरानी त्रिज्या 1 है, जब उसका 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो इस वाली ऊंचाई और इस वाली त्रिज्या को जब पुट करेंगे तो आपका पुराना आयतन निकल के आया 1। अब जब नई वाली ऊंचाई और नई वाली त्रिज्या को पुट करेंगे तो आपका नया आयतन निकल के आया 8। तो कह रहा पुराने आयतन से नया वाला आयतन कितने गुना है, तो ये 1 से कितना हो गया 8, तो कितने गुना हो गया 8 गुना हो गया। बढ़िया प्रश्न है, ये भी MTS में बढ़िया प्रश्न पूछा गया था। चलिए MTS 2022 के पेपर में पूछा गया, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए फिर से एक MTS का एक बेहतरीन प्रश्न, MTS 2022। देखिए MTS इतने खतरनाक प्रश्न पूछा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि MTS भी अपने मतलब जितना छोटा जॉब देता है उससे खतरनाक प्रश्न पूछ रहा है। जॉब देंगे बच्चों वाली और क्वेश्चन पूछेंगे बूढ़ों वाले ना, सभी बच्चों को परेशान करने का इन्होंने निर्णय कर लिया है। कह रहा है एक दुकानदार 3 उत्पाद ABC खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात बताइए। एक दुकानदार 3 उत्पाद खरीदता है, एक A, एक B और एक C। इन तीनों उत्पाद के जो क्रय मूल्य हैं CP, इन तीनों उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात दिया गया है 4:3:2। ये इनके क्रय मूल्यों का अनुपात दिया गया। A वाला जो है 4 रुपए में, B वाला 3 रुपए में, C वाला 2 रुपए में, मतलब इनके खरीदने का जो अनुपात था, क्रय मूल्य का जो रेशियो था वो हमें दे रखा है। ABC 3 उत्पादों को खरीदने के रेशियो को दे रखा है। अब कह रहा है कि इसके विक्रय मूल्य का रेशियो बताओ और बेचते कैसे हैं। पहले वाले उत्पाद को 20% के लाभ पर, दूसरे वाले को 30% के लाभ पर, तीसरे वाले को 40% के लाभ को। पहले वाले उत्पाद को जब हम बेचते हैं तो 20% के लाभ पर बेचते हैं और दूसरे वाले को जब बेचते हैं तो 30% के लाभ पर बेचते हैं और जब तीसरे वाले को बेचते हैं तो 40% के लाभ पर बेचते हैं। तो जब पहले वाले को 20% के लाभ पर बेचे तो लाभ में हमेशा क्या होता है 100 में जोड़ देते हैं। जब भी किसी वस्तु को लाभ में बेचा जाता है तो 100 में जोड़ते हैं और हानि पर बेचते हैं तो 100 में घटाते हैं। दूसरी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा तो 130 और तीसरी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा तो 140। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 0, ये 1 0, 1 0 कट जाएगा। ये 12 चौको 48, ये 13 तिया 39, ये 14 दूना 28। ये इनके विक्रय मूल्य का रेशियो आ गया 48:39:28। देखिए कुछ कठिन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बस हमें लैंग्वेज समझने की जरूरत थी और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आगे बताया जाए। उनके क्रय मूल्य का रेशियो दिया था, उनको बेचा गया, एक को 20% के लाभ पर, एक को 30% के लाभ पर, एक को 40% के लाभ पर। तो लाभ पर बेचने के बाद उनके विक्रय मूल्य का रेशियो बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ाएं। आइए अगला प्रश्न लीजिए। कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर
और एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर है। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। एमटीएस 2022। ठीक है, दो चीजें हैं, एक घन है मतलब क्यूब, और एक घनाभ है मतलब क्यूबाइड। दो चीजें हैं, ठीक है। अगर हम घन के वॉल्यूम की बात करते हैं तो घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अगर हम घनाभ के वॉल्यूम की बात करते हैं तो घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो अगर हम घन की भुजा की बात करते हैं तो घन की भुजा होती है ए। अगर हम घनाभ की भुजा की बात करते हैं तो घनाभ की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं L, B, H। घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं, अलग अलग भुजाएं होती हैं। घनाभ में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, लेकिन घन की प्रत्येक भुजा समान होती है। घन की सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं और घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए एक को L कहते हैं, एक को B कहते हैं, एक को H कहते हैं। लेकिन घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए घन की भुजा को A कह देते हैं। ठीक, अब क्या कहा, कह रहा घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, मतलब A की वैल्यू दी गई है 4, तो घन का वॉल्यूम कितना होगा A क्यूब, मतलब 4 का क्यूब 64 होगा। और घनाभ की भुजाएं दी गई हैं, मतलब L बराबर 2 दिया गया, B बराबर 3 दिया गया, H बराबर 4 दिया गया। तीनों भुजाएं दी गई, तो घनाभ का अगर वॉल्यूम निकालना है तो 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 तिहाई 6, 6 चौको 24। ये घनाभ का वॉल्यूम आ गया और ये घन का वॉल्यूम आ गया। तो इन दोनों का धनात्मक अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर बताना है। 64 माइनस 24 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। बताइए, कोई कठिन प्रश्न नहीं था, बस दोनों फार्मूले बेस प्रश्न थे। इन दोनों के फार्मूले को याद रखिएगा और प्रश्न एमटीएस 2022 के पेपर में आया हुआ। बताओ बाबू, कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ा जाए। थोड़ा सा आज मुझे ऐसा लग रहा था कि आज की आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपकी क्लास आज हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्लासेस हम नहीं चाहते हैं कि इस बार जो है 10 के डोज की क्लासेस में कोई डिस्टरबेंस हो। रेगुलर वे में आपका सपोर्ट चाहिए, अच्छा सपोर्ट चाहिए। आप जितने लोगों तक हमें पहुंचा सकते हैं, और पढ़ने के वक्त एक काम जरूर करा करिए कि एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर किया करिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, कमेंट करने से भी आपको कुछ नहीं जाएगा। कमेंट तो करना ही करना है, चाहे आप अच्छा करो चाहे आप खराब करो। आपको समझ में आए तो अच्छा कमेंट करो, आपको समझ में न आए तो आप खराब कमेंट करो, लेकिन कमेंट जरूर करो। प्यारे बच्चों, ये आपसे एक निवेदन है, अगर मेरी मेहनत आपको दिखाई देती है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ तो कमेंट बिल्कुल मत करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मैंने कभी भी पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं बनाया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और ऐसा कंटेंट पढ़ाना है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए कैसे भी करके। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन बच्चों को मुझे ऑनलाइन में फ्री क्लासेस पढ़ानी हैं। मिनिमम चार्जेस भी नहीं लेने हैं। चार्जेस उनसे लिया जाएगा जिनके पास पैसा। देखिए, आप कहेंगे सर जिनके पास पैसा आप उनसे क्यों लेते हैं? बेटा, अपने भी कुछ खर्च होते हैं, तो जिनके पास पैसा आप उनसे ले सकते हो, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनसे पैसा लेना उचित नहीं है। अगर वो आगे कुछ बन जाएंगे तो उसके बाद वो दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तभी अच्छा होगा। आइए, एक और प्रश्न एमटीएस 2022 के पेपर में कह रहा है 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है।
प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर, और क्रमागत मतलब होता है लगातार, कॉन्जिक्यूटिव नंबर कह सकते हैं, लगातार संख्याएं। ठीक है, तो कह रहा है 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है। अब बात समझिएगा, जब भी एवरेज की बात की जाए तो एक संख्या बीच में रखिएगा जो एवरेज होगी, और बराबर संख्या इधर करिएगा और बराबर संख्या इधर करिएगा। टोटल कितनी संख्याएं? 21। तो हमने कहा 10 संख्याएं इधर हैं और 10 संख्याएं इधर हैं, तो जो बीच वाली एक बची एवरेज वो 53 है। एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होनी चाहिए। उसने कहा 21 संख्याएं, हमने कहा ठीक है। हमने कहा 10 संख्याएं इधर हैं और 10 संख्याएं इधर हैं, इधर और इधर बराबर बराबर संख्याएं छोड़ना, तो बीच वाला ही क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जब प्राकृतिक संख्या हो, नेचुरल नंबर हो, तो एक गैप बराबर एक होता है। अब ये पूरी बात तो यहाँ नहीं समझाई जा सकती है, इसके लिए आपको हमारी क्लास लेनी होगी एवरेज वाली। और जब ऑड या इवन नंबर हो तो एक गैप बराबर एक गैप बराबर 2 होता है। ये 2 चीज़ें होती हैं। ये पूरी चीज़ के लिए आप हमारे ऑनलाइन क्लास में एवरेज की क्लासेस अपलोड हैं, आप एवरेज पढ़ लेना, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये गैप वाला जो है। ठीक, अब समझिएगा, इधर जितनी संख्याएं होती उतने ही गैप होंगे, इधर जितनी संख्याएं होंगी उतने ही गैप होंगे। संख्याएं कैसी हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या। और जब नेचुरल नंबर होता है तो एक गैप बराबर क्या होता है? एक होता है। तो हमें क्या बताना है? सबसे छोटी संख्या, तो जो सबसे लास्ट में संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी, और जो इधर सबसे लास्ट में होगी वो सबसे बड़ी होगी। अब समझिएगा, अगर एक गैप बराबर 1 है तो इधर 10 संख्याएं, तो 10 गैप है, 1 गुणे 10 करोगे। जब हमें पीछे जाना है तो 53 से 10 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 43। ठीक है, यहाँ पे एक गैप बराबर 1 होता है, तो इधर कितने गैप होंगे? जितनी संख्याएं होंगी उतने ही गैप होंगे। तो 10 संख्या तो 10 गैप, तो 53 से जब 10 घटाओगे तो सबसे छोटी संख्या 43। देखो है आप सब में, ये देखिए। अगर सबसे बड़ी संख्या कहता तो इधर भी 10 गैप हैं, एक गैप बराबर 10 होता है, तो बराबर में 10, एक गैप बराबर 1 होता है, तो इधर 10 संख्याएं तो 10 गैप होंगे। तो 53 में जब 10 जोड़ोगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 63 हो जाएगी। ये बिगेस्ट नंबर हो जाएगा, मीन्स मैक्सिमम नंबर हो जाएगा, और ये वाला मिनिमम नंबर हो जाएगा। भैया अगर इसको अच्छे से बिल्कुल बेहद तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी चीज़ देखिए, अब 1 घंटे की क्लास में, मतलब रिवीजन क्लास में सब कुछ तो नहीं समझाया जा सकता है। ये रिवीजन क्लास उन्हीं बच्चों के लिए बेस्ट होंगी जो क्लासेस ज्वाइन किए हुए हैं पहले से। ठीक है, तो हमने एवरेज ऑनलाइन में पढ़ा रखा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और जितने बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाया जाए फिर, ये भी MTS 2022 के पेपर में आया। आइए, अब प्रश्न जो आया है वो CHSL 2022 के पेपर में पूछा गया। CHSL 2022 कह रहा है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी और उसका मासिक व्यय 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसकी गणना कीजिए। ठीक है, देखिएगा, आय से जब हम किसी के खर्च को माइनस कर देते हैं तो उसकी बचत आ जाती है, इतनी बात तो आपको पता होगा। जब आय से हम व्यय को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? बचत आ जाता है, आ जाता है ना। तो एक व्यक्ति की आय है 12,000 रुपये और उसकी व्यय है 10,000 रुपये, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपये। यहाँ तक कि कोई डाउट है? एक व्यक्ति 12,000 रुपये कमाता है, उसमें से 10,000 खर्च कर देता है, तो उसमें बचता कितना है? 2,000। यहाँ से हम आय व्यय और बचत का रेशियो बना लेंगे। ठीक है, सुनते जाइएगा। 1 2 3, 1 2 3,
1 2 3 कट गया, फिर काटिएगा 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। यहाँ से आय व्यय और बचत का रेशियो आ गया। देखिए 6 से 5 घटाओगे तब भी एक ही आएगा ना। और देखिए 12,000 से 10,000 घटा रहे तो 2,000 आ रहा था। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि। तो आय में जितने % की वृद्धि हो उतने से गुणा कर दीजिएगा। उसके व्यय में 5% की वृद्धि, तो व्यय में जितने % की वृद्धि हो उतने से गुणा कर दीजिएगा। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमने कहा उसकी बचत में x% की वृद्धि होगी। 12 छंग 72 माइनस 25 इक्वल टू x। 72 से 25 घटाओ, 1 हासिल दो, 12 से 5 जाएगा कितना आएगा 7, 1 हासिल गया, 5 से 2 जाएगा 6 से 2 जाएगा 4। तो बचत में कितने % की वृद्धि आई, 47% की। ये ऑप्शन में है ना। देखिए कितना आसान प्रश्न था, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। हमने क्या किया, आय से उसके व्यय को घटा दिया, उसकी बचत निकाल ली, फिर उन दोनों का सबका हमने रेशियो बना लिया। आय का रेशियो आ गया 6, बचत का व्यय का रेशियो आ गया 5, बचत का रेशियो आ गया 1। उसने कहा उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो 12 से गुणा कर दिया। उसने कहा उसके व्यय में 5% की वृद्धि, तो 5 से गुणा कर दिया। उसने कहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो हमने कहा उसके बचत में x% की वृद्धि होगी और x से गुणा कर दिया। कैलकुलेट किया, 12 छंग 72, 50 25, 72 से 25 घटाया तो उसकी बचत में जो x% की वृद्धि आई थी वो कितने % आ गई, 47%। और ये ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत ही अच्छा और शानदार और मेरा फेवरेट मेथड है ये। इससे हम बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा किन किन जगह किन किन चैप्टर्स में हम इस प्रश्न को इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं, आप इस बात को देखिएगा। अभी आपको आगे आगे समझ में आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। आइए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 360 से विभाज्य है, प्रश्न CHSL 2022 में आया। अब बात को समझना, अगर हमने कहा कि 72 है जो वो 36 से विभाज्य है, 36 से विभाज्य है, 36 दूना 72। अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। मतलब देखिएगा, अगर इसका फैक्टर करते हैं 9 चौको 36, तो देखिए ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 अच्छी 72। ये संख्या 4 से विभाजित है, 18 चौको 72। अगर हम इसका फैक्टर कर दें 12 तिया 36, तो देखिएगा ये संख्या 12 से विभाजित है, 12 छंग 72। ये संख्या 3 से विभाजित है, 24 तिया 72 है ना। अगर हम इसका फैक्टर कर दें 18 दूना 36, तो ये संख्या 18 से विभाजित है, ये संख्या 2 से विभाजित है। कहने का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि अगर कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी, उसके गुणनखंड से अवश्य विभाजित होगी। अब इसमें जो ये संख्याएं दी गई हैं वो कह रहा है कि 360 से विभाजित है। तो 360 का अगर फैक्टर किया जाए भैया तो ये फैक्टर आएगा 9 गुणे 40। और 9 कौन है हमारे, ये गॉड है, ये हमारे भगवान हैं। 9 हमारे गॉड है मैथ के। अगर किसी को गॉड के बारे में नहीं पता है तो हमारी डिजिटल सम की क्लास देखिए। देखिए धीरे धीरे एक एक टॉपिक को आप तैयार करते चलेंगे ना तो हमारे साथ रिवीजन क्लास में बहुत मज़ा आएगा। मतलब मैं गारंटी लेता हूँ रिवीजन क्लास इतनी खतरनाक होगी कि आप सोच नहीं सकते हो। जितने मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं उन सबको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऑनलाइन बैच वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कहीं भी पढ़े हो कुछ तो टीचर ने पढ़ाई होगा। सभी टीचर बहुत अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता, चाहे वो ऑनलाइन का हो चाहे ऑफलाइन का। आप जिससे आपका मार्गदर्शन उस टीचर से हो जिससे आप समझ पाओ, बस आपको पढ़ाई समझ में। ऐसा नहीं कि क्लास में जाओ मूर्खों की तरह बैठे रहो, भीड़ है भीड़ है भीड़ है, भीड़ में जैसे गधे चलते हैं वैसे चलते रहो। गधों की तरह नहीं चलना है, भीड़ में चलना है लेकिन गधों की तरह नहीं चलना है। अगर भीड़ कहीं पे है तो वहाँ जाके देखना है क्या भीड़ सच में वास्तविक इसलिए है क्योंकि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है या वास्तविकता कुछ और है। तो गधों वाला काम नहीं करना है। अगर कहीं पर अच्छी पढ़ाई है तो आपको जाते वक्त ही पता चल जाएगा। ये नहीं कि गए और भीड़ में बैठे रहे और आराम कर रहे हैं, यार आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो नरसों, किसी ना किसी दिन तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं करना। तो गॉड है हमारे 9।
अब 9 क्या कहते हैं कि जहां पर संख्याओं का योग 9 हो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। और चेक करते हैं, देखिएगा 7 2 9, 7 1 8 1 9, हमें लगता है आंसर यही बनना चाहिए। चलिए आगे चेक कर लेते हैं, क्योंकि इन शब्द देखिएगा 7 2 9, 7 1 8 1 9, सब जगह योग 9 बन रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे 6 2 8 1 9, लेकिन यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे 8 बच गया, ये 6 6 12, 12 का मतलब 3, 7 3 10, 10 का मतलब 1 1 2। यहाँ पे डिजिटल सम जब लगाते हैं, गॉड वाला नियम लगाते हैं। गॉड का नियम कहता है कि संख्याओं का योग करो, जहाँ पर 9 बन जाए वहाँ पे काट दो। और 9 का नियम कहता है जहाँ पर संख्याओं का योग 9 होगा वही संख्या हमसे विभाजित होगी। आप चेक करिएगा, यही संख्या 360 से विभाजित होगी। अगर गॉड का नियम नहीं आता तो डिजिटल सम देखो समझ जाओगे। ठीक, चलिए आगे आइए। और ये जो हमने 2 लिखा है ना, ये हमने इस तरह जोड़ा है, समझ लो। 7 1 8, 8 6 14, 14 को फिर से जोड़ दिया, 4 1 5, 5 और 6 11, 11 को फिर से जोड़ा, 1 1 2। ये डिजिटल सम है। अगर यहाँ पे 9 का नियम फॉलो करता तो ये सब पूरा जुड़ के कट जाता, 9 बन जाता, सब कटता चला जाता। और जहाँ पे 9 का नियम नहीं फॉलो करेगा वे सब आंसर नहीं बनेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। आइए, अभी कितने प्रश्न हमारे पास हैं? 1 2 3। अभी अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर बताते हैं। इस प्रश्न को पढ़ो तब तक। कह रहा है, CHSL का बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, CHSL का बेस्ट प्रश्न। कह रहा 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पोते पोतियों का एक परिवार है। दादा दादी की वर्तमान औसत उम्र इतनी है, माता पिता की वर्तमान औसत उम्र इतनी है और पोते पोतियों की औसत उम्र इतनी है। परिवार की औसत उम्र कितनी है? ठीक है, जब भी नंबर में एवरेज का मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा क्या मिलता है? टोटल मिलता है। तो 2 दादा दादी हैं, कितने हैं? 2 दादा दादी तो 2 माता पिता तो 2, संख्या की बात कर रहे हैं। 3 पोते पोतियां तो 3, ये हमने उनके नंबर लिख लिया। 2 दादा दादी तो 2 लिख दिया, 2 माता पिता तो 2 लिख दिया, 3 पोते पोतियां तो 3 लिख दिया। ठीक, ये इनकी संख्या है। अगर टोटल संख्या की बात की जाए तो टोटल संख्या कितनी है? 7। ठीक, दादा दादी की वर्तमान औसत उम्र 67 है तो 67 एवरेज है। माता पिता की वर्तमान औसत उम्र 35 है तो 35। पोते और पोतियों की कितनी है? 6 वर्ष है तो 6। 2 सती 14 का 4 हाथ से लगेगा, 1 2 6 12, 1 13, 35 दूना 70, 6 3 18। अगर इन सबकी टोटल आयु की बात करें तो 8 4 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 3 1 4 1 5 7 5 12 का 2 हाथ से लगेगा 1, 222। एवरेज बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या। तो आप कहेंगे सर जी आपने सभी संख्याओं का योग क्यों निकाला था? ये इसीलिए निकाला था क्योंकि सभी का औसत निकालना, परिवार की और वर्तमान औसत उम्र कितनी। पहले हमें अलग अलग सबकी औसत उम्र दी गई थी, दादा दादी की, माता पिता की, पोते पोतियों की। बाद में कहा कि सभी की औसत उम्र बताओ, तो सबसे पहले हमने माता पिता की टोटल उम्र निकाली, दादा और दादी की टोटल उम्र निकाल ली 134, माता पिता की निकाल ली 70 और पोते पोतियों की निकाल ली 18। सबकी जो टोटल औसत उम्र आई वो कितने लोग हैं? 7 लोग। तो एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग मतलब 222 बटे में सभी संख्या मतलब 7। भैया जिसको एवरेज में भी थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम है ना, अगर आप मेरी क्लास देख लिए ना, मैं गारंटी लेता हूँ 101% लाइफ में कभी भी एवरेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार आप मेरी क्लास देख लेना बस। देखिए कितने खतरनाक प्रश्नों को भी सेकंड में सॉल्व किया जा रहा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 3 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में करते हैं। ठीक, 4 पुरुष और 6 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में करते हैं। इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से मैन और वुमेन की कैपेसिटी निकालो। 10 तिहाई 30, मैन बराबर 70 वुमेन। ठीक, ये 8 चौको 32, मैन बराबर प्लस 48 वीमेन।
ये मैन को एक साइड भेज दो तो 30 मैन माइनस 32 मैन इक्वल टू 48 वीमेन माइनस 57 वुमेन। 30 से 32 चला जाएगा, 2 मैन बराबर 48 2 50 मतलब 22 वीमेन, 1 मैन बराबर 11 वीमेन। मतलब एक मैन जितना काम अकेले करेगा उतनी 11 महिलाएं काम को करेंगी। समझ गए? एक मैन जितना काम अकेले करेगा उतनी 11 महिलाएं मिलके करेंगी। ठीक, अब क्या कह रहा प्रश्न, क्या कह रहा? कह रहा उसी कार्य को पूरा करने में 10 महिलाओं को कितना समय लगेगा। तो आपको एक चीज पढ़ाया गया होगा, M1D1 बराबर M2D2। ठीक, ये एक फॉर्मूला है वर्क एंड टाइम का, समझिएगा। अब समझते चलिएगा, यहाँ पे हमें 10 महिलाओं का कितने दिन लगेगा, 10 महिलाओं को काम करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे, अब सुनते जाइएगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने वीमेन लिया है तो चाहे ये वाला इक्वेशन हम उठा लें, ये वाला इक्वेशन उठा लें, तो हमें महिला में सबको कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे यहाँ पे 3 मैन हैं और 7 वीमेन हैं, तो यहाँ पे 1 मैन बराबर 11 महिलाएं आई हैं। तो अगर इसकी बात किया जाए तो 3 से इसमें गुणा कर दें तो 3 मैन, और 3 से इसमें गुणा कर दें तो 33 वीमेन हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 मैन की जगह पे आप 33 वीमेन रख सकते हो और प्लस का 7 वीमेन, कितने दिनों में, 10 दिनों में। ये टोटल इक्वेशन को हमने महिलाओं में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कहा था 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो इधर भी महिलाएं ही होना चाहिए। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है, पूरी बात को क्लियर करने के लिए पूरा वर्क एंड टाइम पढ़ाना पड़ेगा। जितने बच्चे पढ़े हुए उनको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, अब समझिएगा, 10 वीमेन गुणे डी बराबर 40 वीमेन गुणे 10, ये कटेगा, 10 से 10 कट जाएगा तो डे बराबर आ जाएगा 40। देखिए ऑप्शन में दिया गया, बढ़िया प्रश्न है, CHSL 2022 के पेपर में आया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न सॉल्व करने का तरीका भी यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं, इसकी सॉल्व ट्रिक नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही सेम नोट करो, और जितने बच्चों ने पढ़ा उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रोसेस है। अगर नहीं पढ़ा तो हम जल्दी वर्क एंड टाइम की क्लासेस भी ऑनलाइन में स्टार्ट करने वाले हैं। हमने 2 क्लासेस की थी, उसके आगे भी बहुत सारी क्लासेस करनी है। तो नंबर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग वर्क एंड टाइम के हो रही आगे बढ़ेंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लिया जाए, और आज का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, CHSL 2022 का प्रश्न। एक लास्ट अंतिम प्रश्न, एक बार पढ़ लो, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, इसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है इसकी। अब क्या बताया जाए, लैंग्वेज की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, बताया जाए। चलिए, बहुत ही अच्छा और लाजवाब प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा मनोज और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी निकालकर एक टंकी भरते हैं। मनोज और उसकी पत्नी है स्वाति, वो दोनों लोग एक कुएं से पानी निकालते हैं और टंकी को भरते हैं। होता क्या है, मनोज जो है, मनोज 4 मिनट में 5 लीटर पानी निकाल लेता है। ठीक, और स्वाति जो है वो क्या करती है, 5 मिनट में 4 लीटर पानी निकालती है। अब एक टैंक है 205 लीटर का, जिसे इन दोनों को मिलके भरना है। दोनों लोग मिलके काम करेंगे एक साथ। अगर दोनों लोग मिलके काम करेंगे तो इनके मिनट वाली संख्या को बराबर कर लिया जाए। समझते चलिएगा, मतलब पहले अगर हम 4 मिनट अकेले काम करें तो हम 5 लीटर पानी निकालते हैं। फिर मेरी वाइफ 5 मिनट काम करती है तो वो 4 लीटर पानी निकालती है। फिर अगर हम दोनों लोग मिल जाएंगे तो वो समय तो एक ही रहेगा ना। जैसे 4 मिनट हमने काम किया तो उसी दौरान तो वो भी काम कर रही है। मतलब समझिएगा, अगर 4 मिनट हमने 4 लीटर पानी निकाला और उसी के साथ मेरी पत्नी भी काम कर रही है और 4 मिनट में वो 5 लीटर पानी निकाल रही है, तो दोनों के द्वारा किया गया काम क्या होगा, 9 लीटर पानी निकलेगा। कितने मिनट में, 4 मिनट में। ये 8 मिनट नहीं कह देना,
क्योंकि हम दोनों लोग काम एक साथ समय में कर रहे हैं। मतलब जिस टाइम हम पानी निकाल रहे हैं सेम उसी टाइम हमारी वाइफ भी पानी निकाल रही है, तो दोनों लोगों के द्वारा किया गया काम एक ही समय का है। और जब साथ साथ में काम कर रहे हैं तो ये काम जो होगा ये 4 मिनट का ही होगा, और 4 मिनट में दोनों लोगों ने क्या कर दिया, 9 लीटर पानी निकाला। अगर वो कहता कि दोनों लोग अलग अलग काम करते हो, कि मतलब पहले 4 मिनट हम पानी निकालते हैं, बाद में 4 मिनट हमारी पत्नी पानी निकालती है, तब हम कहते हैं कि 4 मिनट हमने काम किया, 4 मिनट हमारी पत्नी ने काम किया, तो 8 मिनट में हमने 9 लीटर पानी निकाला। लेकिन जब अलग अलग काम करते तब, लेकिन जब एक साथ ही काम कर रहे हैं तो समय दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 4 मिनट में कितना, 9 लीटर। जब अलग अलग काम करते तो 8 मिनट में 9 लीटर आता। ठीक है, इतनी बात ये बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यहाँ पे बच्चा गलती जरूर करता पेपर में, 100% कहता हूँ। तो जब दोनों लोग मिलके काम कर रहे हैं तो इनके मिनट को क्या किया जाए, सेम कर दिया जाए, कोई संख्या से गुणा करके ये कर दिया जाए कि 5 से ऊपर गुणा कर दिया जाए। तो 5 चौको 20 मिनट 25 लीटर, और इसमें गुणा कर दिया जाए 4 से, तो 4 पंचे 20 मिनट 16 लीटर। मतलब अब देखो दोनों के लोग मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों का समय हमने सेम कर दिया। तो अब हम ये कह सकते हैं जब दोनों लोग मिलके काम करते हैं 20 मिनट मीन्स 20 मिनट में ये लोग काम कितना करते हैं, 25 लीटर, और 16 लीटर मीन्स 41 लीटर। समझ गए। दोनों लोग अगर कहते कि मनोज 20 मिनट अलग काम करता है और स्वाति 20 मिनट अलग काम करती है, तब आप कहते कि 40 मिनट में 41 लीटर काम किया गया, 41 लीटर पानी निकाला गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साथ मिलकर, मतलब दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो 20 मिनट में दोनों लोग मिल के काम किया तो एक ही समय जोड़ा जाएगा 20 मिनट का, अलग अलग नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, तो 20 मिनट में इन्होंने कितना पानी भरा है, 41 लीटर पानी भर दिया। इनको भरना कितना है, 205 लीटर पानी भरना है। तो 205 बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दो तो 205 लीटर पानी हो जाएगा। 5 का नाम 5, 5 चौको 20। जब 5 से इसमें गुणा करें तो 5 से इसमें गुणा कर दो, 20 पंचे 100 मिनट में कितना पानी भर जाएगा, 205 लीटर। और देखिएगा 100 मिनट आंसर में है। मैं इसको 100% कहता हूं कि बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, मतलब आग लगा देने वाला प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अपनी कॉपी में नोट करना चाहिए, ये लाजवाब है। और आज की लाजवाब प्रश्न के साथ आज की लाजवाब क्लास का अंत होता है, और कल लाजवाब प्रश्नों के साथ फिर से मुलाकात होगी। इन्हीं तरह 2022 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और जितने अच्छे प्रश्न आएंगे उनको जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आज के लिए ही। सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।